कि आधुनिक भारत का इतिहास का जो शुरुआत है वो 18वीं सदी के इतिहास से माना जाता है, यानी कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम एक बड़ा है ना 100 साल का इतिहास है, तो हम इसको क्या करते हैं 2 पार्ट में पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है, एक 18th सेंचुरी का हाफ यानी कि 1700 से लेकर 1750 के बीच, और एक 1750 से लेकर 1800। ठीक है, तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पर लिख देते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो 18वीं सदी का इतिहास पढ़ना है। इतिहास, इसमें हम लोग 2 पार्ट बनाएंगे। एक होगा 18वीं सदी का पूर्वार्ध, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी इसको बोल सकते हैं आप। और सेकेंड, देखिए अंग्रेजी वर्ड कुछ कुछ बता देते हैं ताकि आपको पहले से पता हो। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि अंग्रेजी वर्ड हम लोगों को जानना है। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ तो नहीं रहे, लेकिन अंग्रेजी में जानना है, वर्ड कम से कम समझ में आना चाहिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन हिंदी में इतना मतलब पढ़ने से समझ में नहीं आता, तो अंग्रेजी वर्ड अगर देख लिया जाए तो आसान हो जाता है थोड़ा बहुत। तो वर्ड कम से कम जानते रहना है। ठीक है, और दूसरा होगा 18वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 18वीं सदी के पूर्वार्ध को समझेंगे 2 भाग में। ठीक है, क्यों 2 भाग में? क्योंकि इस समय देखिए इसमें टाइम फ्रेम यदि आप देखिएगा तो 1700 से लेकर के आप इसको 1750 ईस्वी तक आप इसे मानिए, और उसके आगे ये 1800 ईस्वी तक। ठीक है, तो देखिए इस समय 2 महत्वपूर्ण घटना हुआ है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में 2 मेन घटना हुआ है। अब वो क्या है, तो सबसे पहला तो मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा है, मुगल साम्राज्य टूट रहे हैं धीरे धीरे करके। तो पहला मुगल साम्राज्य का विघटन, और दूसरा जब मुगल साम्राज्य टूट रहा है तो कई सारे क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हो रही है। ठीक है, यहाँ 2 घटना हम लोगों को पढ़ना है इस सेक्शन में। पहला मुगल साम्राज्य का विघटन पढ़ेंगे, कैसे कैसे टूटा है, उसका कारण क्या है, और क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना होता है, यानी कि बंगाल एक नया राज्य स्वतंत्र राज्य घोषित करता है, अवध करता है, हैदराबाद करता है, जाट राज्य है, रुहेला है, ऐसे कई सारे राज्य हम देखेंगे। ठीक है, तो इन सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन, इसका कारण क्या रहा है। ठीक है, और ये मतलब है कि पहले थोड़ा इसके बारे में समझाते हैं आपको। देखिए मुगल साम्राज्य, आप इतिहास उठा करके देखिएगा, हमने वैसे बता दिया है आपको पहले ही क्लासों में कि प्राचीन काल से ही आप देखिएगा कि जो भारत का ये वाला जो इलाका है, जैसे अभी तो ये देखिए ये भारत का जो ये वाला इलाका है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला इलाका आप देखिएगा, या फिर अफगानिस्तान में ये काबुल, गजनी और कंधार वाला जो इलाका था, तो ये 3 जगह ऐसे हैं, हम आपको बताएंगे, वैसे बता दिए हैं सारा चीज़ ये। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसका जो नियंत्रण था वो उत्तर पश्चिम में, देखिए ये उत्तर है और इधर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में ये वाले एंगल पर कंट्रोल रहा था। ठीक है, यानी उत्तर पश्चिम में सुरक्षा पंक्ति के हिसाब से हम देखेंगे मुगल साम्राज्य को, तब ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, अभी भी आएगा, आपको बताएंगे हम। देखिए आप थोड़ा सा एक इमेज आपको दिखा देते थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ये इंडस एक रिवर आपको दिख रहा होगा, सिंधु नदी जिसको बोलते हैं ये, तो इंडस रिवर आपको यहाँ पर दिख रहा है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी से जो पीछे का भाग है, यानी पश्चिम का जो भाग है इधर का, ठीक है, तो इधर वाले इलाके में क्या है कि एक जगह है अफगानिस्तान में, काबुल, गजनी और कंधार, ठीक है, वो भी आपको दिखाएंगे किधर है। तो वो तीनों जगह पर कंट्रोल रहता था भारत के शासकों का। पूरे इतिहास में आप देखिएगा उठा करके 3 ही शासक ऐसे हुए हैं जिनका कंट्रोल काबुल, गजनी और कंधार वाले इलाके पे रहा है। वो कौन कौन से शासक, एक तो मौर्य काल में सबसे पहली बार जब अखंड भारत बना था, और दूसरा बार कुषाणों ने उस पर कंट्रोल किया था, कुषाण शासक मौर्योत्तर काल में। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने बता रखा। देखिए हम इसलिए बोले कि आपका रेफरेंस हम यूज करेंगे, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो
थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, तो आप जरूर देख लीजिएगा सब। और तीसरा जो राजवंश है वो मुगल राजवंश था और उसी ने इस पर कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है, अब हम क्यों बता रहे हैं, ये जरूरी क्या है ये समझो। देखो, जितने भी आक्रमण हुए हैं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, बाबर, तुर्कों ने आक्रमण किया, कई सारे जितने भी मुस्लिम शासक जो आक्रमण करते हैं वो खास करके आते हैं किस डायरेक्शन से, इसी डायरेक्शन से। तो ये वाला मुद्दा हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्चुअली मुगल साम्राज्य उन गिने चुने साम्राज्यों में था जो लगभग जिनका साम्राज्य अखिल भारतीय था। ठीक है, अखिल भारतीय कहने का मतलब पूरा भारत पर जिनका कंट्रोल था। तो आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य का जो कंट्रोल रहा है, मुगल साम्राज्य का, आप देखिए यहाँ पर काबुल का इलाका, गजनी, कंधार, ये वाला इलाका पर, और इधर में उत्तर पश्चिम में। ठीक है, और फिर पूर्व में देखिएगा तो बंगाल तक का इलाका उसका कंट्रोल में रहता है, और फिर उसके बाद आगे जाएगा तो कृष्णा नदी तक जो है ना मुगल साम्राज्य का विस्तार रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप एक मैप से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब सबसे पहले बाबर आया था तो बाबर तो कुछ ही एरिया पर कवर कर पाया था इधर से, लेकिन देखिए बाबर भी इसी डायरेक्शन से आया है। ठीक है, तो कुछ ही एरिया पर कवर किया है, लेकिन थोड़ा सा ये हाईलाइटेड एरिया आप देखिएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला इलाका कौन कवर करता है, अकबर। ठीक है, और उसके बाद जब औरंगजेब के टाइम आता है तो यहाँ तक सीमा तक पहुँच जाता है, कृष्णा नदी तक। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि अकबर के टाइम से औरंगजेब तक, अकबर से लेकर औरंगजेब तक का पूरा विस्तार हो रहा है मुगल साम्राज्य का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि औरंगजेब इधर मराठों के साथ जो है ना लड़ाई झगड़े में उलझ कर रह जाते हैं, इधर कुछ दिन इधर उलझ के रह गए अहोम राज्य के जो जीतने के चक्कर में, और इधर भी उलझ के रह गए, और इधर तो लगभग 25 साल अपना बर्बाद कर दिया जीवन का। और लास्ट में जब औरंगजेब मरता भी है तो वो बोलता है कि सारे झगड़े के जड़ हम ही हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन उसको, अब देखिए हम ये इसलिए बता रहे कि ये जो औरंगजेब के काल में ही मुगल शक्ति का, उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा था। कारण औरंगजेब जीत नहीं पाया, 25 साल बर्बाद कर दिया, अपना सारा खर्चा कर दिया, मर भी गया, फिर भी ये इलाका नहीं जीत पाया। ठीक है, कृष्णा नदी से दक्षिण का भूभाग नहीं जीत पाया। कारण क्या था कि मराठों ने गोरिल्ला युद्ध के तहत जो है ना, जिसे छिप छिप कर वार करना, अब जाहिर सी बात है मेरे पास ताकत नहीं है तो हम छिप कर ही वार करेंगे ना, समझने वाली बात है। तो वही हाल है। अब मुगल जितना ताकतवर तो था नहीं उस समय मराठा, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए तो, और जैसे ही मुगल साम्राज्य जो मुगल वंश का जो शासक था औरंगजेब, वो जैसे ही मर जाता है, उसका डेड हो जाता है, अहमदनगर के पास मरता है वो वापस लौटते टाइम, तो जब वो मर जाता है उसके बाद तो मुगल साम्राज्य की स्थिति और ख़राब हो जाता है। उसके कुछ अधिकारी आते हैं, वो अयोग्य रहते हैं, अमीर वर्ग सब चरित्रहीन जैसा व्यवहार है उस सब का, कोई जवाबदेहिता नहीं है। फिर जितने भी शासक हैं वो सब अपना नाच रंग में, गाने में मस्त हैं। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आपको बताएंगे, जिसके काल में सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण भी हुए हैं, और देखिएगा कि उसी के काल में लगभग कई सारे क्षेत्रीय राज टूट गए हैं। तो ऐसा चीज़ें हैं, आपको सारा चीज़ अभी समझ में आ जाएगा। देखिए मुगल से एक चीज़ और आपको हम बताना चाह रहे हैं। देखिए मुगल साम्राज्य अपने पूरे मुस्लिम साम्राज्य में प्रतिष्ठित साम्राज्य था। ठीक है, मुगल शासक जितने भी थे वो प्रतिष्ठित शासक माने जाते थे पूरे मुस्लिम जाति में। आप देखिएगा उस टाइम में, जैसे देखिए यहाँ पर उस समय कुछ कुछ राजवंश थे, कुछ कुछ साम्राज्य चल रहा था। जैसे भारत में तो मुगल चल रहा है, ठीक है, भारत में मुगल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिएगा तो इधर वाला इलाका में, जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये टर्की के आसपास ये टर्की है, और इधर ये वाला इलाका, फिर इधर का इलाका, फिर ये इलाका, ये सब इलाका, ये सब ऑटोमन साम्राज्य का इलाका था। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य तुर्कों का इलाका था। और यहाँ के जो मुसलमान थे, देखिए मुसलमान दो भागों में मतलब टूटे हुए थे शुरू से ही, वो विचारों को लेकर के। मतलब जब पैगंबर साहब का डेथ हो जाता है उसके बाद दो पार्ट में बढ़ जाता है मुसलमान, ठीक है। एक होते हैं शिया मुसलमान, एक सुन्नी मुसलमान, ठीक है। अब शिया मुसलमान वो बोलते हैं कि हम
जो है वैसे आदमी को मानेंगे जो अगला जो खलीफा होगा मोहम्मद साहब के बाद, तो वो मोहम्मद के परिवार का ही होगा, वो शिया मानते थे, ठीक है। और एक सुन्नी है, सुन्नी बोलते हैं कि नहीं, जो योग्य अधिकारी होगा, जो योग्य होगा, उन्हीं को खलीफा बनाना जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर क्वालिटी होगा, ठीक है। तो एक सुन्नी हो गए और एक शिया मुसलमान, ठीक है। तो एक शिया हो गए, एक सुन्नी हो गए, ठीक है। सुन्नी है, ध्यान से समझिए, सुन्नी वैसे मुसलमान को बोल रहे हैं जो ये तय करते हैं कि हम वैसे लोगों को खलीफा मानेंगे या वैसे लोगों को खलीफा मानेंगे जो योग्य होगा, वो खलीफा बनने के योग्य होगा, उसके अंदर क्वालिटी होगा। तो वो सुन्नी का विचारधारा था। और शिया कहता था कि नहीं, हजरत मोहम्मद साहब के ही कोई परिवार जो है यहाँ पर खलीफा बनेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ है ये, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, बाद में इसका चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अभी जो मैटर समझना है वो देखना है। तो ये हो गया ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो ईरान वाला जो इलाका है, ईरान वाला जो इलाका है, यहाँ पर एक साम्राज्य था सफवी साम्राज्य, ठीक है, सफवी साम्राज्य। इधर आप देखिएगा मध्य एशिया में तो आपको दिखेगा उज्बेक साम्राज्य, देखिए उज्बेक साम्राज्य, ठीक है, मध्य एशिया में आप देखिएगा तो। अब देखिए यहाँ भी सुन्नी मुसलमान, ठीक है, यहाँ भी सुन्नी मुसलमान, लेकिन ये क्या है, सफावी जो सफवी साम्राज्य है ये शिया मुसलमान थे, ठीक है। और मुगल सुन्नी मुसलमान, ठीक है। अब पता है ये अभी भी इन लोगों के बीच देखिएगा आप तो शिया और सुन्नी में अभी भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। तो शिया मुसलमान जो है, अब ईरान को उस समय भी दुश्मन माना जाता था कि ईरान जो है वो दूसरे विचार का है। तो बाकी के जितने भी, अब जैसे तो पॉपुलरिटी किसका सबसे ज़्यादा है, लगभग 80% तो दुनिया में सुन्नी मुसलमान को मान रहे है ना। तो शिया बेचारे 15-20% हैं, तो उनका अलग ही वो मैटर है, यानी कि उनको सब बाकी जो मुस्लिम लोग हैं वो उनको अपना दुश्मन समझते थे। मुगल साम्राज्य को हम क्यों प्रतिष्ठित बोल रहे हैं ये समझिए, क्योंकि ये जो मुगल शासक जितने भी हुए हैं भले ही सुन्नी में विश्वास करते हैं, ठीक है, लेकिन इनका शिया को लेकर के भी कोई द्वेष बैर नहीं रहता है। ये हमेशा इनके विचारों को भी फॉलो करते हैं, उनके विचारों को भी फॉलो करते हैं। इनको मतलब नहीं रहता कैसा भी मुसलमान हो, हाँ ठीक है, दोनों सही है, ये दोनों को मानता था मुगल साम्राज्य, इसलिए प्रतिष्ठित था। न तो इसको लड़ाई इससे होता था न ही इससे होता था, लेकिन बीच बीच में जाहिर सी बात है कुछ कुछ बातों को लेकर के, खास करके भारत जैसे अपार संसाधन वाले एरिया को देखने पर ये सब की आंखें हमेशा जो है ना लगता था कि वहाँ से सामान जो है ना लूट के लेके चले आए। इतना मतलब संसाधन बहुत ज़्यादा था ना उस समय, तो स्थिति ऐसा था। तो ये लोग जाते थे, अटैक करने की कोशिश करते थे, लेकिन मजबूत था यहाँ का सुरक्षा पंक्ति, इतना ज़्यादा मजबूत है, दृढ़ था। देखिए कैसे था, ये नेचुरली प्रोटेक्टेड है। कैसे, एक तो ये काबुल गजनी कंधार वाला इलाका, ठीक है, जो अभी अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, ठीक है, वो पहाड़ी से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। उसके ऊपर जाइएगा तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला मिलेगा आपको, तो वहाँ से आप गुजर के आइएगा अफगानिस्तान में, तब ना मध्य एशिया से आने के लिए आपको हिंदू कुश पार करना है। फिर उसके बाद भारत में एंटर करने के लिए आपको सुलेमान या किरथर पहाड़ी से होकर के गुजरना है, जिसमें आपको जो है 2-3 दर्रे मिलते हैं, जैसे खैबर दर्रा हो गया, गोमल दर्रा हो गया, बोलन दर्रा हो गया। ये दर्रा क्या होता है, एक पास होता है, एक रास्ता होता है। जैसे अभी रोड है ना हम लोगों का, तो वैसे ही पहाड़ी इलाका में जो रोड बनाए जाते हैं उसको दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं, ठीक है। ये सब हमने बताया है, आप पिछला क्लास जरूर देखिएगा, समझ में बेहतर आएगा। अब देखिए, क्योंकि सब आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। देखिए अब कोई भी आदमी को या फिर किसी भी शासक को अगर भारत में एंट्री करना है और उस पर कब्जा करना है, तो उसको सबसे पहले ये सुरक्षा पंक्ति को तोड़ना होगा। एक तो पहाड़ी, उसके बाद सिंधु नदी पार करो भाई, झेलम, चिनाब, रावी, ये सब नदी पार करो, तब न जा कर के आप आइएगा पंजाब के पास। समझ में आ रहा बात? हालांकि पंजाब तो पार ही हो जाएगा, तो आप
दिल्ली में गद्दी पाना है तो सारी चीज़ों आपको पार करना पड़ेगा, सारी नदियाँ पार करने पड़ेगी, पहाड़ी पार करने पड़ेगा, तो मुश्किल होता था किसी भी शासक के लिए। ठीक है, तो बाहरी आक्रमण से ये बच जाता। तो जिसका कंट्रोल रहा इस वाले इलाके पे वो मजबूत एकदम बना रहा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये तो ग्रोथ की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब ये इलाका से आप इंटर करेगा कोई भी शासक, अब वो आकर के यहाँ पर कंट्रोल करेगा, तो सबसे पहले उसको दिल्ली पर कब्जा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल के टाइम में आप देखिए दिल्ली को ही मेन सेंटर बना दिया गया है और वहीं से पूरे भारत प्रशासन होता था। ठीक है, तो दिल्ली पर कब्जा करना है तो आपको सारा अफगानिस्तान क्रॉस करके काबुल, गजनी, कंधार का इलाका, और फिर उसके बाद सिंधु नदी, फिर झेलम, चिनाब नदी, ये सब जो नदियाँ दिख रही, ये सब पार करके आना पड़ेगा आपको। फिर पानीपत में युद्ध होगा और फिर आप वहाँ जीतिएगा, तब दिल्ली की गद्दी पर बैठिएगा। ये कितना प्रोटेक्टेड है, एक तो नेचुरली है, पहाड़ी और नदी, ऊपर से हिमालय प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मुश्किल होता था किसी भी शासक को आने के लिए। ठीक है, और ये लोग पहले से तैयार रहते थे, आजा, समझ में आ रहा है। तो ये स्थिति है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि इसका मेन कारण क्या रहा है। तो देखिए कुछ कुछ कारण है, जैसे कि मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण। देखिए वैसे तो कई सारे कारण दिए जाते हैं, ठीक है, समय समय पर कारण बदलते रहते हैं, अब जैसे जैसे हिस्टोरियन नए नए रिसर्च करते हैं कारण बदल जाता है भाई, लेकिन सारे कारण को लगभग हम एक हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला कारण व्यक्तिपरक कारक, इसको बोलेंगे व्यक्तिपरक कारण। अब इस व्यक्तिपरक क्या होता है, यानी कि व्यक्ति की भूमिका की वजह से मुगल साम्राज्य टूट रहा है या टूट गया था। तो क्या भूमिका था भाई, व्यक्ति ऐसे कौन थे जो मुगल साम्राज्य का विघटन में उनका बड़ा हाथ रहा है? तो सबसे पहले तो औरंगजेब का ही हाथ रहा है। कारण उसकी धार्मिक कट्टरवादी नीति। ठीक है, औरंगजेब का जो धर्म को लेकर के जो कट्टरता था, हम बोले ना कि मुस्लिम शासक में आप देखिए कि मुगल जो भी शासक हुए हैं वो न तो शिया को परेशान करना चाहते हैं ना सुन्नी को, वो सुन्नी मुसलमान खुद ही है, तो उनको मतलब नहीं होता कि हम किसी से लड़े। लेकिन ये अकबर जैसे सहिष्णुता की बात करते हैं, अकबर जैसे धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया, लेकिन औरंगजेब में वैसा नहीं था। औरंगजेब धर्म को लेकर के, यानी सुन्नी का जो रूल था ना, सुन्नी मुसलमान का जो मतलब विचार थे, उसको कट्टरवादी तरीके से फैलाने की कोशिश कर रहा था। वो भारत में भी कर रहा था, अदर मुसलमान के शासकों के साथ भी कर रहा था। ठीक है, तो अब आप समझ के देखिए कि जब धार्मिक कट्टरता आएगा तो धर्म को लेकर के आदमी ने यहाँ का बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, सब कुछ झेल लेगा, धर्म के नाम पर विद्रोह होगा। मंगल पांडे 1857 में धर्म के नाम पर ही विद्रोह, वैसे बहुत सारे कारण रहे, लेकिन वो एक तात्कालिक कारण बना ना, कारतूस खींचना, गाय की चबरी, जो भी है वो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सोचो धर्म को लेकर के आप नहीं कुछ कह सकते, नहीं तो फिर विवाद होगा, बड़ा विवाद होगा, क्योंकि लोगों का आस्था है ना, आस्था पे चोट होता है। तो ये हाल है। अब व्यक्ति देखिए ऐसे कई सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि आंतरिक और बाह्य कारक रहे हैं बहुत सारे, कई सारे अंदर के कारक हैं, बाहरी कारक भी हैं, ताकि मुगल साम्राज्य टूटा है उसकी वजह से। लेकिन हम इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। व्यक्तिपरक कारक का मतलब व्यक्तियों की भूमिका की वजह से। तो पहला व्यक्ति औरंगजेब की धार्मिक कट्टरवादी नीति, दूसरा उनके जो अमीर वर्ग हैं, अमीर वर्ग बोलते हैं अधिकारी को, ठीक है, अमीर वर्ग अधिकारी वर्ग को बोलते हैं, अमीर बोलते थे मुसलमानों में अधिकारियों को। तो जो अधिकारी होते थे, जो अमीर वर्ग होते थे, उनका उत्तरदायित्व एकदम खत्म हो चुका था, चरित्रहीनता में एकदम आ गए थे, कोई मतलब नहीं है, मतलब एकदम स्थिति खराब है अधिकारियों का, समझ रहे, शासक के प्रति कोई मतलब, शासक भी वैसे ही। और तीसरा कारण व्यक्तियों की भूमिका की वजह से, तीसरा कारण आप देखिएगा कि जो अधिकारी जो बन रहे या फिर जो उत्तराधिकारी बने हैं आगे चल करके औरंगजेब के बाद, देखिए जहांदार शाह हो गया, फर्रुखसियर हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, अहमद शाह हो गया, ये सब अयोग्य है, क्वालिटी ही नहीं है, पूरे शासन को चला के रखने का कोई क्वालिटी नहीं है। तो एक तो वो हो गए, यानी कि अनुत्तरदायी, ये अयोग्य। देखिए सबसे पहले तो अनुत्तरदायी अधिकारी वर्ग हो गए, अयोग्य ये
उत्तराधिकारी अयोग्य बन गया, जिसका अंदर क्वालिटी नहीं वो भी शासक बन बैठा है, तो विघटन के कारण तो बनेगा ही ना। समझ आ रहा है? दूसरा जो कारण बताया हिस्टोरियन, वो बोले कि नहीं व्यक्तियों की भूमिका ठीक है, आंतरिक कमजोरी था, ये था, लेकिन मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण संकट का काल था। अब इनका विचार अजीब सा है, संकट का काल कैसे आ गया? तो संकट का काल बोले कि देखिए संकट उस समय जो है ना, कृषि संकट बहुत ज़्यादा आया था, खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और ऊपर से जागीरदारी संकट बहुत ज़्यादा आ गया था। इसकी वजह से हम मानेंगे कि मुगल साम्राज्य टूट गया था। पता नहीं कौन सा संकट लेके आते हैं, हम इस सारी चीज़ों को ना समझने की कोशिश करेंगे भाई, तनाव मत लीजिएगा, धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट जैसे कंप्लीट होगा आपको पता चलेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें भी कुछ पता है। ठीक है। तीसरा बोले कि नहीं संकट का काल हम नहीं मानेंगे। तीसरे अलग टाइप के हिस्टोरियन है, वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हो क्या रहा था ना कि वो स्थिति आप समझिए 1700-1800 के बीच का काल जो है वो आप देखिए, उसमें यूरोपियन कंपनी एकदम भारत में बेहतर तौर से मतलब इंटर कर चुके हैं। ऊपर से नए नए मतलब यहाँ के जो बाज़ार थे, यहाँ के जो भी छोटे छोटे बाज़ार थे, हाथ से बनाया हुआ कपड़ा, कई सारी चीज़ें, हस्तशिल्प उद्योग यहाँ पर बेहतर था उस समय। तो इसका डिमांड यूरोप में ज़्यादा होता था। अब यूरोपियन कंपनी जब भारत में आ रही है तो वो यहाँ के सामानों को खरीद करके अपने यहाँ ले जा करके बड़े बड़े दामों में बेच रही है, कई गुना ज़्यादा दामों में बेची। आपको शायद बता दें एक फैक्ट के तौर पर, पुर्तगाल से जब वास्को डी गामा आया था भारत में पहली बार, तो यहाँ से पता है जो मसाले खरीद के लेके गए थे वो 60 गुना ज़्यादा दाम में अपने यहाँ जा करके बेचा है। समझ रहे कितना ज़्यादा बेचा है, 1 रुपये का सामान 60 रुपये में बेचा है जा करके, तो प्रॉफिट कितना ज़्यादा कमाया। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो है हर रीजनल स्तर पर समृद्धि हो रही थी, क्योंकि लोगों को उनका सामान बिक जा रहा था, पैसा भी अच्छा मिल रहा था, तो समृद्धि हो रही थी, विकास हो रहा था। इसकी वजह से अब समृद्धि हो रही है तो जो शासक है वो शासक बोल रहे हैं कि नहीं अब तुम अपना टैक्स दो हमको, मतलब कर लगाते हैं। अब लोग उसका क्या उसको बोलते हैं विरोध करते थे। क्यों विरोध करते? भाई मेहनत हम कर रहे हैं, बेच हम रहे हैं, तुम क्यों इतना मतलब बीच में क्यों आ रहा है? सिंपल चीज़ है ना। अब किसान पूरा खेती किया, वो अपना सामान बाजार में ले जा करके बेच रहा है, यूरोपियन कंपनी की वजह से, या फिर उनके जो यूरोप के जो लोग हैं, चाहे ब्रिटिशर्स ही हो या फिर फ्रेंच का हो या डच का हो, वो सब उनको क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। ठीक है। अब वो पैसा शासक बोल रहा है कि हमको पहुंचा दो, कैसे पहुंचा दे? और शासक भी क्या है उतना ताकतवर अब बचा नहीं, सब क्वालिटी है नहीं उन शासकों में, तो लोग धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर जो समृद्धि आ रही थी उसकी वजह से जो विद्रोह हो रहे थे उसका वो कारण है विघटन का। तीसरा पॉइंट तो ये बोला। एक चौथा पॉइंट लास्ट में ये बोलते हैं, मतलब ये भी आता है कि नहीं मुगल साम्राज्य जो है आंतरिक कारण तो ठीक है ये सब है, लेकिन मुगल साम्राज्य का विघटन का कारण मेन कारण है बाहरी आक्रमण। बाह्य आक्रमण मेन कारण है। जो बाहर के देशों के जो शासक थे वो जब अटैक करते हैं, मुगल शासक को हराते हैं, तब जाकर के मुगल विघटन शुरू हो जाता है मुगल शासक का, मुगल राजवंश का। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण बाहरी कारण नहीं माना जा सकता है, इसको परिणाम मान सकते हैं, कारण नहीं, विघटन का परिणाम। मुगल शासक कमज़ोर है, मुगल राजवंश कमज़ोर है, उसके जो भी शासक बन रहे उत्तराधिकारी आ रहे हैं वो सब अयोग्य हैं, उनके पास क्षमता नहीं है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय राज्य डेवलप हो रहे हैं और सारे छोटे छोटे राज्य में टूट रहे हैं, सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। इसकी वजह से मुगल राजवंश कमज़ोर हो गया और उसी की वजह से आगे आकर के जो है ये नादिर शाह अटैक करता है, अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है। तो ये जब कमज़ोर हो गया है मुगल शासक, जब कमज़ोर हो गया है मुगल राज, तब जो है बाहरी आक्रमण हुए हैं, पहले नहीं हुए हैं। हम आपको सारा डेट से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखो अभी समझ में आएगा, ये 4 कारण है विघटन का भाई। अब ये विघटन के वजह से कौन कौन से राज्य बनते हैं देखिए। एक तो बंगाल बना,
अवध बना, हैदराबाद बना, या फिर जितने ये तीनों जो बने हैं उत्तराधिकारी ही राज्य थे ये, यानी कि मुगल साम्राज्य के अंदर ही काम करते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि मुगल शासक कमज़ोर है तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। समझ में आ रहा बात? खुद ही नवाब बन गए और स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब कब किया? ये सारी कहानी जो है ना लगभग 1722 के आसपास से आप देखिएगा, 1720, 22, 24 के आसपास आप देखिए। बंगाल, अवध 22 में ही, 1722 में ही स्वतंत्र घोषित कर दिया। हैदराबाद देखिएगा तो 1724 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो नादिर शाह का अटैक तो 1739 में हुआ। समझ में आ रहा बात? तो हम कैसे बोले कि नादिर शाह अटैक किया उसके बाद ये लोग टूटे हैं? नहीं, ये तो पहले ही टूट गए, पहले ही स्वतंत्र हो गया है बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब 1722 में है। तो कमज़ोर हो गया ना मुगल शासक, कमज़ोर हो गया ना मुगल राज। अब मुगल राज जब कमज़ोर हो गया तो नादिर शाह को मौका मिला, अटैक किया। समझ में आ रहा? 1739 में। तो हम ये बाहरी आक्रमण कारक नहीं मानेंगे, हम इसको परिणाम मानेंगे, ठीक है? और वही ज़्यादा उचित होगा, ठीक है? अब देखिए, तो हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर आपको, हाँ देखिए, ये जो मैप है ये खास करके इसलिए हम लाए थे कि इस मैप से आप ये देखो कि देखो ये एक क्षेत्रीय राज है अवध, ये इधर बंगाल प्रेसिडेंसी वाला इलाका हो गया, इधर आप हैदराबाद देखिएगा, इधर एक और जगह है यहाँ पर जाट राज, आप देखिएगा इस वाले इलाके में आपको इधर मिलेगा। ये गंगा नदी हो गया। मराठा तो हालांकि पूरा एरिया पर धीरे धीरे कब्जे करते हैं, उनका तो अलग ही रुतबा चलता है भाई। फिर मैसूर राज्य हो गया, फिर उसके बाद त्रावणकोर का राज्य आप देखिएगा, इधर ही जाट राज्य आप देखिएगा इस वाले इलाके में। तो फिर रुहेला राज्य ऊपर, इधर रुहेला का भी देख सकते हैं, इधर जाट राज्य इधर भी देख सकते। हाँ तो पूरा कंफर्म लिखा ही नहीं है सर, कोई बात नहीं। तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अब हम बताते हैं आपको कि इसमें जो मतलब टूट करके आए हैं, जैसे कि क्षेत्रीय राज्य टूटा, ठीक है, सॉरी क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हुआ, मुगल साम्राज्य टूट रहे। तो इसमें हम तीन तरीके से समझेंगे। एक तो वैसे राज्य जो मुगल साम्राज्य के अधीन थे और उन्होंने देखा कि अब मुगल शासक कमज़ोर हो चुका है तो हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, हम ही खुद ही इस राज्य का राजा बन जाते हैं। समझ में आ रहा बात? एक इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी राज्य, उन्हीं के अधिकारी सब अपना स्वतंत्र राज्य बना लेता है, तो उत्तराधिकारी राज्य इसको बोलेंगे। दूसरा वैसा राज्य जो मुगल शासक का विरोध करते थे, मुगल राजवंश का विद्रोह, मुगल राजवंश के प्रति उनकी भावनाएं हमेशा विद्रोह जैसी रही थी, वैसे राज्य बनेंगे। और एक वैसा भी राज्य होगा जो उनकी परिधि में ही नहीं थे, जैसे मैसूर का राज्य मुगल राजवंश के परिधि में था ही नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं था, वो अलग ही है। त्रावणकोर का राज्य वहाँ तक मुगल कभी पहुँचा ही नहीं, तो वो अलग हो गए। तो तीन तरीके के राज्य यहाँ पर हम बनाएंगे। क्षत्रिय राज्य की स्थापना, इसमें तीन तरीके के राज्य आएंगे। एक होगा उत्तराधिकारी राज्य, जिसमें आ जाएंगे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ठीक है। दूसरा आ जाएगा विद्रोही राज्य, इसमें आ जाएंगे जैसे कि मराठा, फिर जाट राज्य, रुहेला राज्य। और एक और यहाँ बनाते हैं जहाँ पर हम लिखेंगे मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य, ठीक है। और इसमें दो राज्य आएंगे, त्रावणकोर और एक होगा मैसूर, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप समझ लीजिए। क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना है, यानी मुगल साम्राज्य जब विघटित हो गया, टूट रहा है, तो उस समय
तीन तरीके के राज्य उभर करके आते हैं, एक उत्तराधिकारी राज्य बंगाल अवध हैदराबाद, एक विद्रोही राज्य मराठा जाट रोहेला राज्य, और फिर मुगल साम्राज्य के परिधि के जो बाहर के राज्य थे वो तो थे ही, तो इसी टाइम में पढ़ेंगे त्रावणकोर और मैसूर का राज्य। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं पूरी कहानी को इसके हिसाब से, मतलब ये सुरक्षा पंक्ति के हिसाब से समझना बहुत जरूरी है। ये एक बार क्लियर हो गया ना दिमाग में, सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो मेन पार्ट अब शुरू होता है। देखिए, तो यहाँ पर शायद आपको ये पूरा माहौल दिख रहा होगा, यहीं से समझ लेंगे। हाँ, काफ़ी है इतना। ठीक है, देखिए 18वीं सदी के इतिहास में दो बड़ा आक्रमण हुआ है। ठीक है, पहला आक्रमण नादिर शाह जो 1739 में करता है। ठीक है, और दूसरा आक्रमण जो अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में होता है। आप देखिएगा तो 1749 में जब वो पंजाब पर कब्जा कर लेता है, वैसे तो 1748 में पहली बार करता है वो अटैक, लेकिन कब्जा नहीं होता। 1749 में यानी 49 में वो क्या करता है, कब्जा कर लेता है ये सिंध पूरा पंजाब पर, जिसकी वजह से आसान हो जाता है उसे फिर दिल्ली पहुंचना, फिर आसान हो जाता है। वो पूरा मैटर आपको समझ में आएगा। देखिए, अब सबसे पहली चीज़ आपको बताते हैं इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। देखिए, यहाँ पर किरथर जो पहाड़ी है, यहाँ सुलेमान पहाड़ी है, यहाँ किरथर पहाड़ी है। ठीक है ना। अब सुलेमान से एक दर्रा होकर के गुजरता है खैबर दर्रा। ठीक है, खैबर, और यहीं के आसपास से आपको दिखेगा गोमल दर्रा। ठीक है, और यहाँ किरथर के पास से आपको निकलेगा एक बोलन दर्रा। ठीक है, ये सब दर्रा है। ठीक है, क्या है, दर्रा यानी कि पास रास्ते। और इधर हिंदू कुश रेंज आप देख ही रहे यहाँ पर। तो मध्य एशिया से यानी कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान वाले इलाके से अगर किसी को आना होता है इंडिया में, तो सबसे पहले हिंदू कुश से पार करके वो कहाँ आएगा, अफगानिस्तान में आएगा। और अफगानिस्तान के बाद वो चाहे तो खैबर दर्रे से जाए, बोलन दर्रे से जाए, या गोमल दर्रे से वो फिर जाएगा। यही 3 रास्ता था भारत में एंटर करने के लिए। ठीक है, और ये पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। अब देखिए, यहाँ से पार करना है आपको 2-3 रास्ते हैं। इस पर कंट्रोल है मुगलों का, यहाँ काबुल मान लेते हैं। 3 जगह यहाँ पर लिखते हैं भाई, एक है काबुल, एक है गजनी और एक है कंधार। ठीक है, तो काबुल, गजनी, कंधार वाले इलाके पर जिस भी शासक का, मतलब इंडिया में जो शासक है, और इन तीनों इलाकों पर जिस भी शासक का कंट्रोल रहा है, उसका सुरक्षा हमेशा बेहतर रहा है। शुरू में मौर्य राजवंश इस पर कंट्रोल किया था, बाद में कुषाणों ने कंट्रोल किया, और फिर मुगल शासक में अकबर जो है यहाँ तक पूरा ये कंट्रोल था। बाबर भी आया था तो इस पर पहले कंट्रोल करके ही, तो ये पूरा कंट्रोल था अकबर के टाइम में। शाहजहाँ के टाइम में हुआ क्या कि ईरान में एगो शासक था, सफवी साम्राज्य का ही शासक था। ठीक है ना, शाह अब्बास द्वितीय, सेकंड नाम था उसका, सफवी शासक था वो। ठीक है, क्या नाम था उसका, शाह अब्बास सेकंड। ठीक है, सफवी शासक था। अब ये क्या करते हैं, अब सोचो 1648 के आसपास आप देखिएगा, 1649 में भी आप देखिएगा कि 1649 में ही हुआ क्या है कि ये जो कंधार वाला इलाका है, किरथर पहाड़ी का कंधार पर कब्जा कर लेता है शाह अब्बास द्वितीय। ठीक है, इसका भी कई सारा कहानी है। पहले कब्जा होता है, फिर मुगल शासक कब्जा करते हैं, फिर ये कब्जा करता है, फिर ये करते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं इनका। ठीक है, अब जब यहाँ अब सोच के देखिए 1649 में किसका शासन है, हमने पॉलिटिकल चेंज में बताया था या फिर पिछले क्लासों में ही बताया है। तो 1648-49 के आसपास आप देखिएगा शाहजहाँ का काल है। ठीक है, 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक के काल शाहजहाँ का रहा है भारत में। तो शाहजहाँ के टाइम में शाह अब्बास द्वितीय क्या करता है, वो सफवी साम्राज्य का शासक है। ठीक है, ईरान का। अब ये क्या करता है, कंधार पर कब्जा कर लेता है। तो शाहजहाँ क्या करता है कि इस पर अटैक करता है ताकि हम इसको जीत लें आसानी से। लेकिन पहली बार भेजा औरंगजेब को। ठीक है, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब को भेजा, नहीं हो पाया,
आ गया वापस। फिर दारा शिकोह को भेजा, उसी का बेटा है भाई, औरंगजेब का भाई। दारा शिकोह भी गया, नहीं हुआ। लगभग 2-3 बार अभियान चलाया, ठीक है, कंधार को जीतने के लिए वापस, लेकिन नहीं जीत पाया। ठीक है, तो कंधार का इलाका शाहजहां के हाथ से निकल गया, यानी मुगलों के हाथ से निकल गया। अब बचा 2, गजनी और ये काबुल। ठीक है, तो गजनी और काबुल बचा। तो अब हुआ क्या, ये दोनों तो चलो, ये दोनों तो बचा रह गया, चलो कोई बात नहीं। मोहम्मद शाह के टाइम में क्या हुआ, मोहम्मद शाह आपको बताते हैं कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक का काल रहा है। क्या नाम है उसका, मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बोलते हैं। पता है क्यों, यही बताए थे, नाच रंग में दिन भर मस्त रहना, इसको मतलब ही नहीं है शासक साम्राज्य, कोई मतलब ही नहीं। तो इसका टाइम फ्रेम 1719 से लेकर 48 तक। ठीक है, ये सब बता रखे हैं। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला जो है यहाँ शासक रहता है। अब पता है, ये यहाँ पर एक शासक आता है नादिर शाह। 1736 ईस्वी में क्या होता है कि नादिर शाह जो है यहाँ का मतलब ईरान का शासक बन जाता है। नादिर शाह वो पहले फौज में रहता है, फिर यहीं का शासक बन जाता है और अपशरीद वंश का स्थापना कर देता है। बोलते हैं हम अपशरीद वंश का एक स्थापना कर रहे हैं, अपशरीद वंश। ठीक है, स्थापना करके और इसका बन जाता है शासक नादिर शाह। ठीक है, कब, 1736 में अपने आप को शासक घोषित कर देता है अपशरीद वंश का, और ईरान पर कब्जा। अब ईरान पर कब्जा तो कंधार पर कब्जा, और कंधार वाला इलाका कब्जा। तो अभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहता नादिर शाह, मुगल शासक है भाई, रुतबा है, नहीं करना चाहता। हुआ क्या कि कुछ अफगानिस्तान का कुछ जो लोग थे ना, जो मतलब इसके हिसाब से अफगानिस्तान के कुछ विद्रोही तत्व आकर के यहाँ पर मतलब बदमाशी कर रहे थे, इलाके छीनने की कोशिश, जो भी है, मारपीट। तो जो विद्रोही लोग थे उनको सजा देने के लिए नादिर शाह क्या किया कि बोला कि भाई अब तो हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो नादिर शाह सोचा कि अगर हम यहाँ से उसको खदेड़ेंगे अफगानों को, तो जब खदेड़ेंगे तो वो गजनी या काबुल में चल जाएंगे, और गजनी और काबुल में हम जा नहीं सकते, वो है मुगलों का सत्ता वाला केंद्र। ठीक है, मुगल चौकी है। तो मुगल को पहले हम क्या करते, अगर उनके एरिया में घुसेंगे तो फिर ये दिक्कत हो जाए ना, इंटरनेशनल मामला चले जाएगा। तो हम क्या करते, पहले एक लेटर लिखा मोहम्मद शाह को, भाई अपना इलाका थोड़ा सा देख लो, हम यहाँ से अफगानों को खदेड़ने वाले हैं कंधार से, और खदेड़ेंगे तो वो तुम्हारे पास जाएगा, तुम उसको शरण मत देना, बाकी हम देख लेंगे। मोहम्मद शाह बोला कोई मतलब ही नहीं है उसको यार, कौन शासक कौन क्या, कोई मतलब ही नहीं, छोड़ दिया। ये कंधार, ये नादिर शाह गया, जो कि सेम प्रोसीजर था। अब जो अफगान के जो विद्रोही थे वो भाग करके काबुल में गजनी में जा करके छिप गए। तो अब नादिर शाह तो उनके एरिया में गया नहीं। अब नादिर शाह को लगा कि यार हम मना किए हैं कि उसको शरण मत दीजिएगा, फिर भी दे दिया, इसका मतलब मुगल शासक हमसे बैर लेना चाहता है। तुरंत एक गुस्सा भरा पत्र जो है ना भेजता है, बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर दिए, अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा पूरा गुस्सा भरा पत्र एकदम भेजा मोहम्मद शाह रंगीला को। अपने मस्त है, रंगीन है, कोई मतलब ही नहीं सुना। नादिर शाह गया, गजनी पर अटैक किया, गजनी जीत लिया। काबुल पर अटैक किया, काबुल जीत लिया। अब जब गजनी या काबुल जीत ही लिया है तो बोला कि एक काम करते हैं, मुगल सुरक्षा गया, इंटर किया अंदर, सिंधु नदी पार किया, सबको हराया, सिंधु नदी पार किया, आगे आते 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 एकदम दिल्ली तक पहुंच गए। करनाल में मोहम्मद शाह के साथ, मोहम्मद शाह तो आया भी नहीं युद्ध में, करनाल में युद्ध हुआ मुगल शासक से नहीं बोलते, मुगल वंश से। ठीक है, उनके राजवंशों के जो अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, उन्हीं सब से क्या हुआ, युद्ध हुआ।
ये पूरा कहानी बताएंगे। निजाम को बुलाया गया था, निजाम ही मेन उसमें रोल अदा कर रहे थे, अवध के शासक आए थे, बंगाल के आए थे, सबको बुलाया मोहम्मद शाह कि भाई देखिए आप ही लोग, हमसे तो नहीं होगा। क्यों शासक बना है जब नहीं होगा तो सब आता है, भले ही वो स्वतंत्र घोषित हो चुका है 1722 और 24 में, हम अभी आपको बताए हैं, लेकिन 1739 में क्या होता है, 1739 में कि वो आते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन नादिर शाह जीत जाता है, आसानी से जीत जाता है। तो ये पूरा कहानी हम बताएंगे, दिल्ली कैसे पूरा लहूलुहान कर देता है नादिर शाह, हम आगे इसके बाद चर्चा करेंगे, अभी नहीं। तो नादिर शाह जो है उस पर अटैक करके जीत लेता है और यहाँ से कई सारी चीज़ें लूट करके ले जाते हैं। मयूर सिंहासन हो गया, कोहिनूर हीरा जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा, यहीं से लेकर के नादिर शाह चला गया था। जो ताज में लगा होता था ना, वो ताज जो पहनते थे मुगल शासक उनमें लगा होता था। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जब ये नादिर शाह वापस जा रहा था ना, तो जितने भी यहाँ पर जो इलाके हैं, जैसे कि सिंधु नदी के पश्चिम वाला जितना भी भूभाग, सब पर जीतते हुए चला गया था। सारे सुरक्षा पंक्ति को एकदम तोड़ के तहस नहस कर दिया। ठीक है, और जब सारा सुरक्षा पंक्ति टूट गया है तो मुगल शासक कमजोर ही है, कोई भी बाहरी ताकत आएगा अटैक करते रहेगा, सुरक्षा है ही नहीं। नादिर शाह लगभग 1747 ईस्वी के आसपास उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, हत्या कर दिया जाता है 1747 में नादिर शाह का, यानी 1747, ठीक है 1747 में नादिर शाह का डेथ हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसी के एक मतलब नादिर शाह के टाइम में ही एक अफगान सैनिक था, समझिए, तो अब एक तरह से कबीला में रहता था, अहमद शाह अब्दाली नाम था उसका। अब अब्दाली का युद्ध कौशल देख करके नादिर शाह उसको अपने खेमे में ले लेता है, अपने जो कंधार वाला इलाका है उस पर उसका गवर्नर समझिए तो बना देता है इस टाइम में। तो अब्दाली कंधार का गवर्नर था, कुछ कर नहीं रहा था। जैसे नादिर शाह डेथ हुआ, उसका हत्या कर दिया गया नादिर शाह का, अब्दाली एक्टिव हो गया। कंधार के शासक गजनी, काबुल, सब पर कब्जा, कंट्रोल तुरंत। और उसके बाद फिर आराम से एकदम 1748 में अटैक करने की शुरुआत कर दिया, लेकिन 1748 में कुछ हुआ नहीं। 1749 में गया, पंजाब को जीत लिया। ठीक है, सिंधु नदी सब पार करते करते पंजाब जीता। पंजाब जो शासक जीता, उसके बाद फिर दिल्ली का दरवाजा आराम से खुला है, कारण पंजाब और दिल्ली के बीच एक हरियाणा का एक खुला मैदान मिलता है, पानीपत, और वो खुला मैदान में फिर युद्ध होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखिए आपको वो भी मैप दिखाएंगे अभी। तो अहमद शाह अब्दाली, देखिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आप देखिएगा तो ये देखिए, इधर से मान लेते हैं, इधर से अब्दाली आ रहा है। ठीक है, और इधर है, मान लेते हैं, ये तो 1761 का एक मैप लिए हैं ताकि आप समझ पाएँ, वैसे बाद में इसकी चर्चा करेंगे हम। तो देखिए अब्दाली यहाँ से गया ऊपर, और इधर से मुग़ल शासक आएंगे। अब आप सोच के देखो, यह है दिल्ली, ठीक है, और ये है पंजाब, और पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा का खुला मैदान एक पड़ जाता है, पानीपत जिसका नाम बोलते हैं। और जितने भी इतिहास में आप देखिएगा ना, भू प्रकंपी युद्ध जो एकदम दहला देने वाला था, वो पता है पानीपत में ही घटित हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार। तो पानीपत में आप देखिएगा 3 युद्ध हुए हैं अभी तक, पूरे इतिहास में आप उठा करके देखिएगा 3 ही युद्ध हुए हैं। एक युद्ध आप देखिएगा कि आपको 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ठीक है, जिसमें बाबर जीत जाता है। और 1556 में अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर जीत जाता है। और 1761 में मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा शक्ति में सदाशिवराव के नेतृत्व में, ठीक है, युद्ध होता है, और जिसमें मराठा राज्य हार जाते हैं, सदाशिवराव मारे जाते हैं, और फिर अब्दाली भी वापस चला जाता है। ये अजीब सा कहानी है इसका 1761 का अजीब सा कहानी है। इसका एक दिलचस्प तथ्य है, क्या है अभी आपको समझा देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। कोई भी जो पंजाब से कंट्रोल करके आता था दिल्ली पर कब्जा करने, तो दिल्ली के जो शासक थे वो कुछ ही मील दूर पर पानीपत है, तो पानीपत में ही अपना सेना लेकर के खड़े हो जाते थे दिल्ली के शासक कि अब यहीं पर उसको रोकने की कोशिश करेंगे। खुला मैदान है, युद्ध होगा, अब और कोई जगह है नहीं युद्ध करने का, खुला मैदान ही चाहिए लड़ने के लिए। तो मुग़ल शासक को बहुत आसानी से हरा देता है, ठीक है ना।
अभी तो नहीं, अहमद शाह अब्दाली तो नहीं, नादिर शाह 1739 में आसानी से हराया है, और 1761 में अब्दाली ने मराठों को हराया है। बहुत, एक दिन भी लगता है कि युद्ध नहीं चला था, एक दिन चला था, शायद कुछ घंटे लगे थे बस, ठीक है। वो एग्जैक्ट हमको पता नहीं कितने हैं, 7-8 घंटे या फिर, मायने नहीं रखता है, ठीक है। ये मायने रखता है कि मेन प्रोसेस कैसे चल रहा है, मेन काम कैसे हो रहे हैं। तो अब सोच के देखो कि 1761 का जो युद्ध हुआ है, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली वैसे 49 में पंजाब जीता ना, उसके बाद पंजाब में उसका एक चौकी बन गया अब्दाली का, और वो वहीं से अब बार बार अटैक कर रहा है, बार बार अटैक कर रहा है। मोहम्मद शाह 48 में मर जाता है, तो अहमद शाह आता है उसके बाद 48 से 54 ईस्वी तक, आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा भाई, सब याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम तो आसान हो जाएगा। ये सब बता रखे हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बार बार रेफरेंस यूज करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, आपको पता रहेगा। तो अहमद शाह के टाइम में ना कई बार अटैक करता है अब्दाली, और 1761 में तो गजब ही होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध, समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1761 में जो युद्ध हुआ है, तो एक शक्ति जो अफगानों की शक्ति थी, अफगानिस्तान से आई थी, वो पानीपत में आए, जिसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहे हैं, और एक शक्ति जो दक्षिण भारत से उठ करके आया है, और वो पानीपत में युद्ध लड़ रहा है, मराठा शक्ति, किसके नेतृत्व में? सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में, ठीक है। और सोचो, मुगल शासक वहीं दिल्ली में बैठा हुआ है, खिड़की खोल के देख रहा है, अच्छा कौन लड़ रहा है भाई? मुगल शासक का कोई मतलब एक्शन नहीं है उस युद्ध में। यार कम से कम सपोर्ट करता तुम उसको, देश के लिए, कम से कम अपने एरिया के लिए तो कर ही लेता ना। ताकत ही नहीं, अयोग्य उत्तराधिकारी इसी को बोलते हैं, समझे, क्वालिटी ही नहीं है। तो ये मराठा का भी अलग कहानी है, मराठा जीत भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ जोश और जज्बा से नहीं, इनका जो पॉलिसी था वो भी सही नहीं था। शिवाजी के टाइम में पॉलिसी सब सही चल रहा था, उसके बाजीराव के टाइम में भी कुछ कुछ पॉलिसी सही था, बाद में धीरे धीरे सब अपने आप में, सब होता है ना, अधिकार की लालसा, हमको पावर चाहिए, वो लालसा खत्म, ऊपर से लूट के माल को खाने की कोशिश करते हैं, खाली रोमन साम्राज्य जैसे कर रहा था वैसे ही। तो ऐसे नहीं ना चलेगा। आप सोचिए, मराठा साम्राज्य गंगा यमुना के द्वाब पे है, कृष्णा नदी के आप देखिएगा तो वहाँ पर हैं, तो आप उनको इतना अच्छा जब एरिया पर कब्जा था, तो उनको कोशिश करना चाहिए था प्रोडक्शन का विस्तार करते, अपना आर्थिक ग्रोथ करते, लेकिन उस सब पर नहीं, वो किसी एरिया पर जीत हासिल किया, वहाँ से धन लूट लिए। अब जितना धन वो लूटे, उसमें से 90% धन खर्च कर देते थे वो धन को बचाने के चक्कर में, वो एरिया बचाने के चक्कर में। तो दिक्कत तो होता ही था। वैसे मराठा साम्राज्य के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, वो एक अलग टॉपिक रहेगा। बस इतना समझिए कि दिलचस्प कहानी ये है कि मुगल शासक का कोई भागीदारी नहीं है इस युद्ध में। जैसे होता ना, मेरा ज़मीन है आगे, ये मेरा घर है, और हम खिड़की खोल के देख रहे हैं, एक आदमी उधर से आया है और एक आदमी उधर से आया है, मेरे दुहारी पा के लड़ रहा है, हम आराम से खिड़की से देख रहे हैं कौन जीत रहा है, कौन पीट रहा है। क्या मतलब है यार? अयोग्य उत्तराधिकारी इसी को बोलते हैं। कोई एक्शन नहीं है, मेरे दुहारी पे कोई लड़ेगा तो हम बोलेंगे भाई अपने जगह जा, अपने जगह जा, नहीं तो हम किसी का सपोर्ट कर देंगे, कुछ तो करेंगे ना, बैठे तो नहीं रहेंगे, है ना। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यह युद्ध ये तय नहीं किया कि अगला शासक दिल्ली पर कौन बनेगा, लेकिन ये जरूर तय कर दिया कि दिल्ली पर अब कौन शासन नहीं करने जा रहा है। देखिए, अब्दाली युद्ध जीतता है, ठीक है, जीत लिया 1761 में, लेकिन वो दिल्ली में नहीं गया, वो वापस चला गया। और मराठा हार ही गए, वापस चले गए। दिल्ली वैसे के वैसे है, कुछ है ही नहीं दिल्ली में। नादिर साहब जब आया था तो सब सारा चीज़ तो लूट के लेके चला गया था। उसका एक अलग ही कहानी, अवध का नवाब था, वो बोला कि वो अलग कहानी है, हम आपको समझाएंगे सारा चीज़, ठीक है ना। आप मतलब तनाव नहीं लीजिए, उसमें अलग ही मज़ा है। तो जब हम नादिर शाह के अटैक के बारे में बात करेंगे तो वो पूरा कहानी आपको समझा देंगे, ठीक है।
बस ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि सुरक्षा पंक्ति के हिसाब से आपको कैसे चीज़ें जो है ये समझना है, और ये चीज़ें आप समझ ही लिए होंगे। एक चीज़ यहाँ पर आपको एक और इमेज था मेरे पास, ये कैसा इमेज है, अरे यार, ये देखते हैं थोड़ा सा इस इमेज को भाई। हाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये कंधार वाला इलाका है, ठीक है, ये कंधार वाला इलाका, ये आप देखिएगा, ये गजनी है, ये काबुल है, ठीक है। तो यही 3 इलाका है भाई, ये तीनों अफगानिस्तान में अब है। पहले देखो कितना मतलब हम लोग का विकसित था पूरा प्रोसेस, अब स्थिति पूरा खराब ही है। अफगानिस्तान वाला इलाका तो छोड़ो, पाकिस्तान भी गया, बांग्लादेश भी गया, तो बंगाल भी पूरा नहीं है ना। और अभी भी कई सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे देश में, वो देश को भी तोड़ना चाहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। और हमने पिछली क्लास में भी बताया है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर सबको मिलकर ही रहना है। और हमें एक ही चीज़ है जो बांध कर रख सकते हैं पूरे देश के लोगों को, और वो है नेशनलिज्म का भाव। हम भारत के निवासी हैं, भारत हमारा देश है, यही एक भाव है जो हम लोगों को एक रखता है, ठीक है। यानी कि डाइवर्सिटी में ही एकता है, ये भाव होना चाहिए, तभी हम लोग एक रह पाएंगे, नहीं तो टूट ही जाएंगे। आप इतिहास उठा के देखो ना, कोई भी शासक आया है, वो कोशिश अगर किया है कि हम पूरे भारत पर कंट्रोल करें, तो पॉसिबल नहीं रहा है, वो ज़्यादा लंबा टाइम तक नहीं चल पाया है। कोई भी शासक आप देख लीजिए उठा करके, या किसी शासनकाल को आप देख लीजिएगा, तो ऐसे नहीं होता कि लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, रहन सहन के नाम पर देश का बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, और वो भी वैसे लोग जो पता नहीं कैसे काम करते हैं। आप लोग थोड़ा समझिए चीज़ें को, सारी चीज़ समझिएगा तो समझ में आ ही जाएगा क्या करना होगा क्या नहीं, हर चीज़ समझ में आता है ना, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है बात। चलिए थोड़ा सा इतना काफ़ी है शायद। हाँ, एक चीज़ और आपको बताते हैं कि 18वीं सदी का जो इतिहास रहा है, ठीक है, देखिए 18वीं सदी का जो इतिहास रहा है, तो इसमें 2 चीज़ें हमने बताया था। एक मुगल साम्राज्य का विघटन, तो विघटन का कारण आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा जब ये पढ़ेंगे ना, बंगाल, अवध, हैदराबाद और ये सब राज्यों की स्थापना, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या विघटन कैसे हुआ। अब सबको बारी बारी से समझेंगे, आज नहीं अगले क्लास में, ठीक है। बंगाल को समझेंगे, अवध, हैदराबाद, फिर इन सब राज्यों को समझेंगे, सब छोटे छोटे टॉपिक में बनाएंगे और समझ लेंगे, ठीक है। और जब सारा चीज़ समझ में आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा मुगल साम्राज्य का विघटन का मेन कारण क्या रहा है। वैसे कुछ कारण हमने बताया भी आपको, जैसे व्यक्ति की भूमिका, संकट का काल, क्षेत्रीय समृद्धि, बाहरी आक्रमण, ये सारे चीज़ें जो है ना आपस में लिंक है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ, एक चीज़ आपको फिर से बताते हैं, अगर इन सारे टॉपिक्स से लेकर के कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, कुछ कोई भी चीज़ें, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा 18वीं सेंचुरी का हिस्ट्री, आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, नहीं आएगा ये हो नहीं सकता, ठीक है, ज़रूर आएगा। आप बस ध्यान से पढ़िए, कॉन्फिडेंस आएगा, हमें विश्वास है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हम कुछ जानते हैं, हमें कुछ पता है, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।